नमस्कार दोस्तों। फेब्रुआरी बैच जो लोग हैं, हम सब लोग अब तक इकोनॉमी का ढूंढना सीख चुके हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढना सीखे हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री में से क्वालिटी कंपनियां ढूंढना सीखे हैं, उनके वैल्यूएशंस निकालना ढूंढे हैं, उनका बिहेवियर हमने सीखा है। किस प्रकार से एक एफआईआई या बड़ा निवेशक जहां उसे कंफर्टेबल लगता है वहां पोजीशन बढ़ाता रहता है, ये सीखा है। किस प्रकार से वो बड़े निवेशक जहां उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है वहां धीमे धीमे पोजीशन घटाते रहते हैं। किस प्रकार से वो लोग भी लॉस बेयर करते हैं, किस प्रकार से वो लोग भी लंबे प्रॉफिट्स में खड़े रहते हैं। तो हमने उनका बिहेवियर जानने का प्रयास किया। साथ ही में लास्ट वीक हम लोगों ने चार्ट्स सीखे। दोस्तों, चार्ट्स में हमने कुछ रेंज ढूंढने का प्रयास किया। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना सीखा कि किस प्रकार से कोई एक कंपनी बरसों तक 20-20 साल 25-25 साल तक एक ही रेंज में घूमती रहती है और अपनी रेंज से वो बाहर नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स आपको पता चले हैं कि उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं। प्रॉफिट नहीं बढ़ने के कारण मैं एक निवेशक, मेरी यील्ड नहीं बढ़ती है, मुझे उतना ही डिविडेंड मिलता है जितना पहले मिलता था, मेरी अर्निंग उतनी ही है जितनी पहले थी, उस वजह से मेरी रेंज चेंज नहीं होती है और मैं एक रेंज में घूमता रहता हूं। राइट? जैसे जैसे प्रॉफिट्स में कंफर्टेबिलिटी आती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, उसी प्रकार से मेरे रेंज में अपग्रेडेशन होता है। अब जहां पे ग्रोथ का यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का दोनों का संगम होता है। बैलेंस शीट यानी अभी नीलेश शाह ने बढ़िया बात बताई आईसीआईसी प्रूडेंशियल के कि ये टाइम है बैलेंस शीट देखने का। क्यों? क्योंकि आपकी वो कंपनियां जिसकी बैलेंस शीट खराब होगी, जिनकी बहुत ज्यादा डेप्ट होगी, वो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर पाएगी। वो कंपनियां एक तो ऑलरेडी डिमांड पे इफेक्ट है, अभी डिमांड नहीं है और डेप्ट बर्डन वाली कंपनियां होगी तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं करने वाली है। उनके मार्जिन बहुत कम होंगे, यानी कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा तो और ज्यादा प्रॉफिट गिरेंगे। तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि ये समय है बैलेंस शीट देखने का। राइट? क्योंकि बैलेंस शीट में ही आपकी इक्विटी आती है, बैलेंस शीट में ही आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज आती है, आपके डेप्ट्स आती है। राइट फ्रेंड्स? तो दोस्तों, यही चीजें आप चार्ट से सीखे। आपने देखा, देखो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये वो समय है 1996 से 2003 का समय। आप जानते ही हो, हमने कई बार, आपने खुद ने फंडामेंटल में ढूंढा कि इंडिया ने 2000 तक, 2000 की ये जो सदी थी, तब तक इंडिया ने बढ़िया ग्रोथ नहीं किया था। तो आपका जो निफ्टी भी था वो भी एक रेंज में घूम रहा था। ये उसका सपोर्ट जोन था। कब तक? 2003 तक। दिख रहा है आपको 800 का। आपका ये निफ्टी इस रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा था। राइट? तो आप कह सकते थे कि निफ्टी ये रेंज में बरसों तक घूमा। कह सकते हैं कि नहीं? फिर निफ्टी ने अपनी रेंज को अपग्रेड किया। अब आपकी कंपनी हो या निफ्टी अपने रेंज को कितना अपग्रेड कर पाएगी? जितना स्ट्रॉन्ग उनका बैलेंस शीट होगा और जितना स्ट्रॉन्ग उनका ग्रोथ होगा। ग्रोथ के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से, यहां मुझे इतनी अर्निंग आती थी तो मैं ये रेंज में घूमता था, अब मेरी अर्निंग बढ़ चुकी थी तो मेरी रेंज बढ़ चुकी थी। फिर वापस निफ्टी और एक रेंज में आया और ये उसकी नई रेंज थी। 2008 की कितनी ही खराबी क्यों ना आई हो, बाजार 2001 वाली रेंज में नहीं आया, क्योंकि ये खराबी ने बाजार के प्रॉफिट को गिराया। पर प्रॉफिट इतने भी बुरे नहीं थे जितने 2001 के समय पे थे। राइट? डीरेगुलेशन के पहले के। तो दोस्तों, आपने सीखा कि किस प्रकार से निफ्टी या कंपनी अपनी रेंज बना देती है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपकी निफ्टी एक और रेंज में आती है, अभी एक और रेंज में, और ये जो समय है फिलहाल कोरोना के दुनिया में फैलते ही उसने अपनी और एक रेंज बनाने की कोशिश की है। निफ्टी वापस
वही तक आने का प्रयास कर रहा है जो उसकी 2008 की अपर चैनल थी। दिख रही है आपको अपर चैनल? यानी निफ्टी की 2008 की रेंज थी 2500 से 6500। तो ये 6500 अपर चैनल थी, उसका अपर रेजिस्टेंस था। तो निफ्टी ये समय पे ऐसा अंदाजा आ रहा है कि कंपनियों के प्रॉफिट कम से कम 2008 के अच्छे समय पे थे, उतने इस बार के बुरे समय पे होंगे। तो बाजार ये रेंज में घूमने का प्रयास कर रहा है। अभी बाजार की रेंज कौन सी लगती है? आप लगती है बोल सकते हो, एश्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि बाजार की रेंज 12,000 से 6,000 की लगती है। अब ये रेंज में आप आशा रखो बाजार कुछ समय घूमे, जब तक कंपनियों के प्रॉफिट ऐसे रहेंगे, राइट। अगर मान लो दोस्तों प्रॉफिट ऐसे गिरे, प्रॉफिट जैसा आईएमएफ को अंदाजा है कि भी 1930 जैसी हालत हो जाएगी डेवलप कंट्री की, या इंडिया की नहीं, इंडिया के लिए अभी भी वो लोग शाइनिंग कह रहे हैं। पर अगर इंडिया के प्रॉफिट वो हो जाते हैं, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट वो हो जाते हैं जो 2007 से 2012 के समय पे थे, तो फिर दोस्तों उनका भाव भी क्या हो जाएगा? यही रेंज में आ जाएगा। तो ये रेंज यहां तक रहती है कि ये रेंज और नीचे आती है, किस पे डिपेंड है ये हम नहीं कह सकते। कितना सिंपल चार्ट है देखो आपका, ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ भी है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सिंपलिसिटी समझने के लिए एकदम सिंपल वे में हम समझे, राइट। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग, आपने जितने भी अलग अलग सेक्टर्स बनाए थे उन सेक्टर्स की अलग अलग कंपनी में ये प्रैक्टिस करो। ये एक्सेल शीट मैंने वही ओपन की है जो आप लोगों ने बनाई हुई थी कि भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आपने ढूंढे थे, कुछ कुछ डी ग्रोइंग सेक्टर ढूंढे थे। अब देखो डी ग्रोइंग की तो बात ही नहीं करनी है, राइट। उनके चार्ट प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो ताकि पता चले ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। देखिए एक मैं आपको उदाहरण के लिए यहां से लेता हूं, डिपार्टमेंट स्टोर, एक आधा इंडस्ट्रियल मशीनरी और एग्रो में से लेता हूं ताकि कुछ हम रेंज जान सके। दोस्तों पहले डिपार्टमेंट स्टोर देखें, तो चलो यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर किधर है देखने दो मेरे को, आप ही ने बनाया हुआ है ये। अब तो मैं आपका डेटा देख के डिसीजन लूंगा। ABCD किधर गया डिपार्टमेंट स्टोर? ये है डिपार्टमेंट स्टोर, और आप ही ने ये सब कंपनी डाली थी कि डिपार्टमेंट स्टोर में इतनी कंपनी है। किसने रिसर्च किया था मुझे ध्यान नहीं है अभी इस चीज का, लेकिन आप लोगों ने ये डेटा बनाया। आप ही ने डेटा बना के समय कहा कि पीयूष भाई डिपार्टमेंट स्टोर में हम डीमार्ट पे और फ्यूचर रिटेल पे ध्यान देंगे, ये कुछ धंधा अच्छा करती है। देखो डेप्ट तो फ्यूचर रिटेल पे बहुत ज्यादा है, डीमार्ट पे डेप्ट कम है, राइट। बाकी कंपनियां तो धंधा भी नहीं करती है। अब आप इनके जब चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कंपनियों पे भाव इनके बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से टूटते हैं या बनते हैं। चलिए पहले हम लोग डीमार्ट का चार्ट देखते हैं। ये मैंने डीमार्ट लिखा और ये डीमार्ट का चार्ट आ गया। दोस्तों ये डीमार्ट का चार्ट आपके सामने है। डीमार्ट कोई रेंज में ही नहीं था, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, है ना। 600 से लेके 1600 तक की इसने जबरदस्त रैली की। क्यों की होगी? क्योंकि इसके प्रॉफिट रेंज में नहीं थे, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। पर जो लोग ये कहते हैं कि ये तो हाथ में ही नहीं आता है, अब देखो ये कितने समय तक एक रेंज में रहा। ये डीमार्ट की मैंने रेंज यहाँ पे ड्रॉ की, राइट। मैंने ऑल्ट एच किया है, थोड़ी लाइन मोटी कर देता हूं, ऑलराइट। चलिए तो ये हुई आपकी एक रेंज। देखो कितना आसान है रेंज को समझना। डीमार्ट की रेंज पहले नहीं थी, पर डीमार्ट 2019 में जब मंदी चालू हुई, 2017-19, 17 से लेके 19 तक, ये 22 महीने तक डीमार्ट रोज चलता नहीं था। 22 महीने तक डीमार्ट एक रेंज में रहा। उसकी रेंज थी ये 1100 से लेके 1700 की, और ये रेंज में घूमता रहा क्योंकि प्रॉफिट बहुत भाव बढ़ चुका था, प्रॉफिट से ज्यादा।
तो इन्वेस्टरों को यील्ड कम आती थी, जो मुनाफा करता था उसके हिसाब से उनकी अर्निंग कम थी। तो कुछ समय आराम कर लिया, फिर वापस इसने ब्रेकआउट दिया। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। क्यों डीमार्ट ने ब्रेकआउट दिया? क्योंकि डीमार्ट ने कॉन्फिडेंस दिया आपको कि भाई मेरे तो धंधे भी बढ़ रहे, प्रॉफिट भी बढ़ रहे। तो अब आप डीमार्ट को ये रेंज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी डीमार्ट की आपकी एक रेंज बनी है, अपर रेंज का कोई ठिकाना नहीं है। अपर रेंज और ऊपर जा सकती है, क्योंकि डीमार्ट आपकी एक ऐसी कंपनी है जिसके धंधे और प्रॉफिट अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। करंट सिनेरियो में भी आपका धंधा बढ़ रहा है, उसी वजह से कंपनी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, राइट। लोअर रेंज ये 1700 की हो गई कि चलो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1700 पे कम से कम डीमार्ट सपोर्ट ले और अपर रेंज में नए नए हाई बनाए। ये आप डीमार्ट से आशा रखते हो, तो यहां पे लिख दो, राइट, सामने कि भी लोअर रेंज 1700, अपर रेंज नॉट फिक्स, लाइफ टाइम हाई आप नया एक्सपेक्ट कर सकते हो डीमार्ट से। लिखू यहां पे लोअर रेंज, सीखने को मिलेगा ना इससे, और अपर रेंज। लोअर रेंज आपकी डीमार्ट की क्या है? 1700 पे आप एक्सपेक्ट करते हो सपोर्ट ले, तो 1700 जैसा खराबी में आए तो आप ऐड करोगे। अपर रेंज लाइफ टाइम हाई लगा सकता है इतनी खराबी में भी, राइट। अब आपने दूसरी एक कंपनी भी ढूंढी थी, फ्यूचर रिटेल, जो तगड़ा धंधा करती थी। प्रॉब्लम था कि सर पे उस पे डेप्ट जबरदस्त है, तो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में नहीं आती है। तो उसकी इफेक्ट भाव पे क्या आती है, चलो देखते हैं। फ्यूचर रिटेल, ये मैंने फ्यूचर रिटेल का चार्ट ओपन किया, देखो चार्ट आपके सामने है। फ्यूचर रिटेल भी बढ़िया रैली कर रहा था दोस्तों। अगेन कहता हूं, आप मैं हम सब लोग फंसेंगे कब पता है? रैली में। क्योंकि रैली में हमें लगता है सब चलता है तो सब अच्छा है, राइट। हमें लगता है क्या चलता है यार, मैंने इसे 125 पे लिया होता तो आज तो ये 500 हो गया, 5 गुना। दोस्तों हर वो शेयर जो 4-5 गुना बढ़े वो अच्छा है, वो जरूरी नहीं है। पवन उसकी दिशा का है, धंधा जबरदस्त बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे, सब चलता है। पर जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होती है, जिन पे डेप्ट होती है, जिनके मार्जिन बहुत कम रहते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, खराब समय में वो कंपनियां सबसे पहले लॉस में आती है। अब आप डीमार्ट में और फ्यूचर रिटेल के चार्ट से समझ रहे हो ना। फ्यूचर रिटेल की ये रेंज थी, ड्रॉ करूं इधर लाइन, दिस इज द रेंज, ये अपर रेंज। फ्यूचर रिटेल 100 से 600 तक चला। अभी इसने पिछले से पिछले महीने जब बाजार गिरा तब डीमार्ट भी कुछ गिरा था, लेकिन फ्यूचर रिटेल जब गिरा दोस्तों, वो पहले ही महीने 2017-16 जब से तेजी चालू हुई थी डिपार्टमेंट स्टोर की, वो लो के भी नीचे उसने क्लोजिंग दिया और अभी इसके ऊपर जाने में इसको तकलीफ होगी। ये रेंज जो है वो रेंज से डाउनग्रेड हो चुका है और अब ये यहां पे कुछ रेंज नहीं बना सकता है। तो आप फ्यूचर रिटेल के केस में क्या लिखोगे? अपर चैनल 114, लोअर रेंज अभी नहीं पता है आपको तो लिख नहीं देने की, वो हम बाद में सीखेंगे कि लोअर रेंज कैसे हम तय कर सकते हैं। अभी तक आप ये सीखे हो कि भाई रेंज कैसी बनाता है शेयर, तो अभी रेंज आपको लोअर रेंज नहीं पता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाले हैं जिसमें हम ये रेंज भी पता कर सके। फिलहाल आपको नहीं पता है, आप लिख दो फ्यूचर रिटेल लोअर रेंज लाइफ टाइम लो, नया लगाएगा। देखो एक ही सेक्टर में एक कंपनी लाइफ टाइम लो लगाने वाली है और एक कंपनी लाइफ टाइम हाई लगाने वाली है। अब अपर रेंज 115 बराबर है, समझ में आ रहा है? सेम सेक्टर। अब शॉपर स्टॉप देखो उसी सेक्टर में, राइट। शॉपर स्टॉप वो कंपनी है जो बहुत बड़ी नहीं है, राइट, धंधा उसका लिमिटेड है। तो मैं आपको पहले से कहता हूं कि भाई
ऐसी कंपनी में रहो जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आ सके, जो धंधा भी अच्छा करता है, जिसका ग्रोथ भी है, बराबर कि नहीं? यानी मार्केट शेयर भी उसका अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, यानी कम डेप्ट है। देखो ये आपका शॉपर स्टॉप 2005 से लेके देखो कितने साल तक, ये तो पैदा हुआ तब से इसने कभी भी ये रेंज तोड़ी नहीं है। शॉपर स्टॉप लोअर 38 और ये उसकी कुछ अपर रेंज थी 500 की, है ना? ये 50 से 500 की रेंज में घूमता है। 50 रुपए इसका भाव 2009 में था। अब डिपार्टमेंट स्टोर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो शॉपर स्टॉप ने भी एक बार ब्रेकआउट देने का प्रयास किया, लेकिन इसकी बैलेंस शीट ऐसी नहीं थी कि वो नए प्रॉफिट पा सके। प्रॉफिट नहीं बढ़ने के कारण वापस नीचे आ गया। दूसरी बार प्रयास किया दोस्तों, आप लोग सीखे थे फेक ब्रेकआउट, समझ में आ रहा है? फेक ब्रेकआउट किसे कहते हैं? ये है फेक ब्रेकआउट। अब शॉपर स्टॉप क्यों फेक ब्रेकआउट दे रहा है? यही चीज तो आपको फंडामेंटल से पता चलती है दोस्तों। लीडिंग कंपनी में रहो, क्योंकि लीडिंग कंपनी सबसे पहले ब्रेकआउट देती है और सबसे आखिर में वो टूटता है। लेगर कंपनियां, जो बाकी की 80% कंपनियां हैं कोई भी सेक्टर की, वो सबसे पहले टूटने का चालू करती है और सबसे आखिर में चलती है। देखो ये आखिर में चली ना, डिपार्टमेंट स्टोर में आपका डीमार्ट कब से चल रहा है, पर इसको तो याद चलने का 2018 में आया कि चल मैं भी ब्रेकआउट दूं, नहीं दे सके। अब ये टूट टूट के किधर टूट सकते हैं? देखो आपके पास लोअर चैनल है कि भाई शॉपर स्टॉप के प्रॉफिट 2009 जितने आ जाएंगे लगता है, तो इसके भाव भी 2009 के आएंगे, तो 40 रुपए से 400 की 500 की रेंज इसकी बनती है। लिख दो। इतनी लंबी रेंज क्यों होती है शेयर की? जितनी खराब बैलेंस शीट, जितनी ज्यादा इफेक्ट उनके प्रॉफिट पे पड़ने वाली है, उतनी लंबी रेंज ये बनाने वाले हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जितनी कम इफेक्ट कोरोना की उनके धंधों पे आने वाली है, उतनी ज्यादा इफेक्ट इधर आएगी। क्लियर है दोस्तों? आशा रखता हूं ये चीज आप समझ सके। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग इस चीज पे पूरे पूरे हाथ साफ करो, प्रैक्टिस करो, ताकि जब हम आगे बढ़े तब आप आसानी से आने वाली और अच्छी चीजें सीख सको दोस्तों। राइट? तो ये कुछ आप लोगों ने जो काम किया था, डिपार्टमेंट स्टोर हमने देखा। अब आप में से विजय भाई ने किया था ना डिपार्टमेंट स्टोर पे काम, तो विजय भाई उन कंपनियों के चार्ट से सीखने का प्रयास करना और उनकी रेंज लिखने का प्रयास करना। हमें नहीं बाय करना है शॉपर स्टॉप, पर सीखने को तो मिलेगा कि नहीं कि उसकी रेंज क्या है। सेम थिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी पे काम किया था प्रीति मैडम ने। चलो मुझे इंडस्ट्रियल मशीनरी का सेक्टर भी ABCDFGHI, इधर है आई, ये रहा इंडस्ट्रियल मशीनरी। अब मैडम आप ही ने बताया था कि वे इंडस्ट्रियल मशीनरी में तो 50 कंपनियां हैं, ढक लो। फिर भी आपने एक चीज जान ली इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी कि कुछ गिनी चुनी 4-5 कंपनियां ही 80% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 4-5 कंपनियां ही प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने वो कंपनियों के नाम लिखे थे, क्यूमिंस, ISGEC, शेफलर, ये कुछ कंपनी आपको पसंद आई। अब हम लोग इनके चार्ट ढूंढने का, चार्ट से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चलो पहले क्यूमिंस लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर जाना है, तो हम ये सपोर्ट ही सीख रहे हैं दोस्तों। ये है क्यूमिंस का चार्ट जिसपे प्रीति मैडम ने काम किया है। ये मैंने इसका लोअर चैनल ड्रॉ किया यहां से यहां तक का। क्यों? इसलिए क्योंकि ये वो टाइम था जब इंडिया का ग्रोथ नहीं था, तो हम भी जानते हैं कि कंपनियां भी ये समय पे नहीं चलती। तो क्यूमिंस कुंभकर्ण की निंद्रा में था, है कि नहीं? कितने साल, 20 साल तक ये शेयर की रेंज थी 40 से 100 की रेंज में घूमता रहा। 20 साल बाद एक सुनहरे महीने इसको लगा कि अब मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसने नई रेंज बनाई। अब इसकी नई रेंज क्या बनी? करूं यहां पे एक लाइन ड्रॉ,
ये 40 से 100 की रेंज को ब्रेक करके अब इसने बोला कि अब मुझे 100 से 300 की रेंज में घूमना है। क्यों? क्योंकि अब मेरे प्रॉफिट वो 40 रुपए वाले नहीं है। ये कंपनी डीलिस्टेड भी हो ना, डीलिस्टेड कंपनी, बहुत लोगों को लगता है कि शेयर के भाव तो सतोड़ियों से चलते हैं। मेरे को बताओ, क्यूमिंस की अगर अर्निंग इतनी बड़ी 40 रुपए से 100 रुपए के समय में, बताओ अर्निंग इसकी कितनी होगी? अंदाजे से भाव देख के ही आप अर्निंग बता सकते हो दोस्तों। करीबन 5% जितनी अर्निंग होती है। अब ये वो जमाना था जब इंडिया में एफडी के दाम भी 10% थे, तो उस समय शेयर बाजार में भी यील्ड 6-7% तो नॉर्मल होती थी। 60% गिनो तो 100 रुपए का अगर शेयर था, ये तो 100 का भी नहीं था, 40 से 100 की रेंज में घूमता था, तो एवरेज आप इसकी 75 रुपए का भाव का एवरेज मान सकते हो। करीबन इस शेयर की अर्निंग 5 रुपया होगी पर शेयर अर्निंग, राइट? तो 5 रुपए की अर्निंग वाला शेयर 40 जब जब आता था, तब निवेशक को लगता था वाओ बहुत सस्ता है, अच्छा डिविडेंड मिलेगा। और वही शेयर 100 पे आता था, छोड़ो यार, यहाँ पे तो अपने को घटिया अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये शेयर 100 से 400 की अर्निंग में क्यों गया? क्योंकि भाव में क्यों गया? क्योंकि इसकी जो अर्निंग थी 5 रुपये, 5 रुपया, वो 100 से 400, यानी समझ जाओ कोई फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो कि कंपनी की अर्निंग 5 रुपया नहीं होगी, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ती गई होगी, कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, बुक वैल्यू बढ़ी, कंपनी के हर साल प्रॉफिट बढ़ते गए होंगे क्योंकि धंधे बड़े होंगे। तो 100 से 400 रुपए में घूमने वाली इस कंपनी की अर्निंग करीबन कितनी होगी? बोलो बोलो। 10 रुपया की अगर अर्निंग हो, राइट, 10 रुपए की अर्निंग, और 200 रुपया, 100 रुपया भाव हो, तो 10% ब्याज हुआ ना, 10% यील्ड हुई। 10 रुपए की अर्निंग का भाव 200 रुपया हो तो 5% यील्ड हुई, बराबर है। अब इसका भाव करीबन 200 ही हम मानेंगे, तो ये 5 रुपए की अर्निंग बढ़ के 10 रुपया हो गई होगी। इसी वजह से आपकी रेंज भी सुधर गई। फिर वापस 2010 में क्यूमिंस को लगा कि चलो मुझे और चलना है, फिर उसकी रेंज बनी। ये कितना आसान है यार, लोग इतने इंडिकेटर डालते हैं ना कि चार्ट ही नहीं दिखता है, कोई इंडिकेटर नहीं है अभी इधर। अब आपकी रेंज है 350 से 600, ये नो यार राउंड फिगर, 300 से 600 की रेंज में क्यूमिन 2010 से 2015 में क्यों चला होगा? 5 साल तक नहीं चला, एक रेंज में चलता गया। पर मुझे बोलो, बहुत से लोग बोलते थे 5 साल से चलता ही नहीं है कोई अरे दोस्त, चलता नहीं है, तुम भाव देखते हो, नहीं चलता है तुम्हारा भाव। 2010 से 2014 में भी वो उतना तो कमा के हर साल दिया है उसने, 10 रुपया, उतना तो उसका अर्निंग पर शेयर था ना। एक साल इस कंपनी ने लॉस नहीं किया है। अब जो लोगों ने इधर लिया, राइट, जिन्होंने ये लोअर चैनल पे इकट्ठा कर लिया होगा 40-40 रुपए पे, उनको तो ये 10 रुपए में भी मजा आती थी, आती होगी कि नहीं? उनको कोई लेना देना ही नहीं है भाव से, क्यों पीछे पड़े रहते? जो लोगों ने 50 पे भी लिया है, अरे छोड़ो 100 रुपए पे भी लिया है, उनको भी अगर ये 2010 से 14 में 10-10 रुपया हर साल अर्निंग हुई, मतलब 10-10% ब्याज मिला, ये समय ब्याज दर 10% नहीं थे, तो क्या नुकसान किया उन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया नुकसान। पर हाँ, अगर मेरे लिए सिर्फ भाव दुनिया है तो मैं यहाँ पे अफसोस की दुनिया में होऊंगा। फिर उसने एक नई रेंज पकड़ी, ये 1200 तक गया। क्यों 1200 तक गया दोस्तों? क्योंकि इसकी अर्निंग में और कॉन्फिडेंस आया होगा। और अभी आप देखो, कोरोना इफेक्ट, आपका शेयर वापस से 2009 से लेके 14 की लोअर चैनल तक आ चुका है और 2007 की अपर चैनल तक। यानी क्यूमिंस के जो प्रॉफिट है, यानी आपकी इंडिविजुअल शेयर की अर्निंग है, ये कुछ ये जमाने के
करीब पहुंच चुकी है, राइट। इसी वजह से आपके शेयर ने यहां पे सपोर्ट नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। 2018 में उसने यहीं से बढ़िया बाउंस दिया था, अपर चैनल से, पुरानी अपर चैनल से। पर दूसरी बार उसने वो सपोर्ट भी क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि उसके प्रॉफिट और गिरे होंगे। फिलहाल मैं ये मानूंगा कि क्यों मीन्स अपनी पुरानी रेंज 2010 वाले 350 रुपए से लेके 1200 की रेंज में घूमता रहना चाहिए। कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक? जब तक कि इस कंपनी के प्रॉफिट वैसे नहीं आते जो उसको हायर अर्निंग पे ले जा सके। अब यह आपकी सबसे बढ़िया कंपनी है इंडस्ट्रियल मशीनरी की। अगर आपकी सबसे बढ़िया कंपनी 2012-2010 के प्रॉफिट पे आ चुकी है, अब मुझे बताओ प्रीति मैडम, आपने ये बाकी कोई कंपनी सिलेक्ट की होती तो क्या हाल होता अपना? ये सब कहां गई होगी? आ रहा है समझ में? बढ़िया कंपनी क्यों लेने की? अच्छी कंपनियों को मार पड़ती है तो बुरी कंपनियां तो घर चली गई होगी, ये सब कंपनियां, बराबर है। देखो आपने दूसरी कौन सी सिलेक्ट की थी? शेफलर। ये सब फॉरेन की शेफलर है, SCHAFF, देखने दो, SCHAE है, ओके सॉरी, ओके ये है शेफलर इंडिया। चलो ये शेफलर का पूरा चार्ट है ना, वही सेम क्यूमिंस जैसा 2004 तक कुंभकर्ण की निंद्रा इसमें भी थी। फिर इसने अपनी अपर रेंज ली और उसकी अपर रेंज ये हुई, राइट। अब ये घूम रहा था बरसों तक अगेन क्यूमिंस के तरह 2005 से 12 तक 150 से 700 की रेंज में। उसे यहां कॉन्फिडेंस आया और वो 700 से इस रेंज में आया, कुछ समय तक आया कि भाई मेरे को 1000 से टूटना नहीं है, 2000 से ऊपर जाना नहीं है। करीबन 3 साल ये रेंज में रहा, फिर ये अपर रेंज और आई। फिलहाल इसका ये चार्ट है। अब शेफलर देखो तो ये कहां प्रस्थान कर रहा है, इसे यहां रुकना था। आपका चार्ट कहता है कि ये रेंज इसकी 2015-16 की रेंज थी, यहां पे आपके शेफलर को सपोर्ट लेना था। पर अगर उसने यहां सपोर्ट नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है बताओ मेरे को? क्योंकि इसके प्रॉफिट ये रेंज के नहीं है, इसके प्रॉफिट 2014 वाली रेंज में आ चुके हैं या होंगे, ऐसा एस्टीमेट है। तो अब ये कहां सपोर्ट लेगा? 1900। तो आप जब यहां पे लिखोगे लोअर चैनल तो क्या लिखोगे कि अभी शांति रखो, 1900 आएगा तब मैं ये शेयर को लूंगा या लूंगी। उसी प्रकार से अपर रेंज, अब कुछ समय तक अपर रेंज इसकी क्या हो जानी चाहिए, राइट। ये जो रेंज थी पुरानी अपर रेंज, इसको ये जल्दी पार नहीं कर पाएगा 5000 रुपया। ये कुछ समय 2000 से 5000 की रेंज में घूमता रहना चाहिए। अब मैं गलत पढ़ सकता हूं, ये शेयर 5000 तोड़ के भाग भी सकता है। मैं कौन से केस में गलत पढ़ूंगा? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि शेफलर के प्रॉफिट जबरदस्त आने लगे, अगेन डिमांड आ जाए, हम कोरोना को भूल जाए, तो ये 20,000 आ जाएगा, इसमें क्या डाउट है। अगर ये वही शेयर है जो 100 से 5000 आया तो 5 से 20,000 भी कौन सी बड़े इसको तोप मारनी है, राइट। ये 1900 आ सकता है। अगर इसके प्रॉफिट 1900 जैसे आते तो मैं चाहूंगा आप सब लोग हम आगे बढ़े। उससे पहले यही वो शीट्स है जो आप लोगों ने बनाई थी। आप एक रेंज बना के सीखने का प्रयास करें कि आपकी कंपनियों का बिहेवियर पैटर्न क्या है चार्ट्स के टर्म में। कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई हजारों इंडिकेटर नहीं, एकदम इसे कहते हैं प्लेन वनीला चार्ट। यानी वनीला आइसक्रीम कैसा होता है, ना चॉकलेट है ना स्ट्रॉबेरी है, सिंपल प्लेन वनीला। ये आपका प्लेन वनीला चार्ट हुआ,
और ये चार्ट आपको बहुत बड़ी कहानी सिखा सकता है, सुना सकता है। इसके बाद जो चैप्टर में हम आगे बढ़ने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें 5 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी होने वाली कंपनियां आपको मिलती है। उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले आई विल लाइक कि हम आप सब लोग अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां ढूंढी थी उनकी एक रेंज ढूंढने का प्रयास करो। राइट फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम एंटर हो, बिफोर दैट काइंडली डू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जय हिंद।